ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने लास्ट क्लास में बस एक टॉपिक किया था, वो था साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस में मेनली मैंने ये निकाली थी कि एक न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी। गेट बंद करना। एक न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, और उस रेडियस का यूज करके हमने प्रूव किया था कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट जो है कांस्टेंट है। कोई भी आप न्यूक्लियाई चूज करो, सबकी डेंसिटी क्या आती है, सेम आती है। तो जो आज का टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट है लास्ट क्लास से। मतलब जो हमने लास्ट क्लास में किया था उसका हम आज कुछ खास यूज नहीं करने वाले। ऐसे ही जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसका इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं इस क्लास के अंदर। एक है मास डिफेक्ट और एक है बाइंडिंग एनर्जी। दो टॉपिक है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है मास डिफेक्ट। फर्स्ट टर्म है वो है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को आप कैसे समझ सकते हो? मान लिया ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ऐसा भी हम मान लेते हैं। कुछ प्रोटॉन्स हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, ऐसे अलग अलग जगह पे है। कोई बोलता है कि इस न्यूक्लियस का मास निकालो। हमें ये पता है लास्ट क्लास से एक चीज कि कोई भी अगर हम एलिमेंट माने, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है मेरे पास, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है एक्स ए जेड, जिसमें ए उसका मास नंबर है और जेड उसका एटॉमिक नंबर है। इस एलिमेंट का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरे न्यूक्लियस के अंदर है। अब मुझे इस न्यूक्लियस का मास निकालना है। तो मास मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूं? अगर मैंने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स पढ़ी है तो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर मुझे मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मान लो एक न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है, मान लिया ऐसा। ठीक है, 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। मैंने क्या किया, पहले हर एक प्रोटॉन को और हर एक न्यूट्रॉन का सबका अलग अलग मास निकाला और सबका ऐड कर दिया। कर सकते हैं, हर एक प्रोटॉन का हर एक न्यूट्रॉन का अलग अलग मास निकाला और ऐड कर दिया। तो सबको इंडिविजुअली मास मेजर किया और सबका ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। या फिर मैंने पूरे न्यूक्लियस का इकट्ठा मास मेजर कर लिया एक साथ। या तो अलग अलग करके ऐड कर दो, या फिर एक साथ पूरे न्यूक्लियस का मास मेजर कर लो। मैथ्स के हिसाब से दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। भाई आप एक एक अलग अलग करो या एक साथ करो, आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। लेकिन इस न्यूक्लियस के लेवल पे 10 की पावर -15 मीटर के लेवल पे ऐसा हुआ नहीं। दोनों मास सेम नहीं आए। जो इंडिविजुअल मास जो हम सम करते हैं वो मास अलग था, और जो कलेक्टिव मास निकाला न्यूक्लियस का वो अलग था, दोनों सेम नहीं आए। अब जब दोनों सेम नहीं आए तो फिर पहला क्वेश्चन हुआ कि मास डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उस मास डिफरेंस का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन हमें आंसर करने हैं। तो पहली चीज जो इन दोनों के मासेस में डिफरेंस आता है उसी का नाम होता है क्या, मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट को हम लिखते हैं डेल्टा एम से, और डेल्टा एम जो है ये क्या लिख सकते हैं इसको हम, इट इज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स एक्चुअल मास। जो उसका एक्चुअल मास है और जो उसके पार्टिकल्स का सम का मास है, उन सब का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आता है, मास डिफेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूंगा डेल्टा एम, मैं अभी इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं एक्स ए जेड की। इसमें कितने प्रोटॉन है बताओ? अगर मेरे पास एलिमेंट है एक्स ए जेड, तो हमने देखा था जो एटॉमिक नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस का अगर मैं निकालूंगा इस एलिमेंट का न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन्स कितने आएंगे, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है।
और A में से Z माइनस करेंगे। A माइनस Z क्या रिप्रेजेंट करता है? A माइनस Z रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो अगर एक प्रोटॉन का मास mp है, m और सबस्क्रिप्ट में p, तो Z प्रोटॉन्स का मास क्या आएगा? ZmP। ऐसे ही अगर एक न्यूट्रॉन का मास mn है, तो Z न्यूट्रॉन मतलब A माइनस Z न्यूट्रॉन का मास क्या आएगा? A माइनस Z मल्टीप्लाई बाय mn। और इसमें से मैंने एक्चुअल मास ऑफ दिस न्यूक्लियस जो है वो मैंने डिफरेंस ले लिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया? पहला फॉर्मूला आ गया किस चीज का? मास डिफेक्ट का। ये क्या आ गया मेरे पास? मास डिफेक्ट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कि हमारे पास जो एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के इंडिविजुअल पार्टिकल्स का सम करके जो मास आता है वो ज्यादा आता है किससे? एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि मास डिफेक्ट क्यों आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि मास डिफेक्ट क्यों आ रहा है? मैथमेटिकल तो नहीं आना चाहिए था, आप इंडिविजुअली सम करो या आप एक साथ निकालो, दोनों क्या आने चाहिए थे? सेम आने चाहिए थे, बट यहां से हम नहीं आ रहे। इंडिविजुअल मासेस का सम अलग आ रहा है और जो एक्चुअल मास था उन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, और उस डिफरेंस को अभी हम बोल रहे हैं क्या है? मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, न्यूक्लियस अपने आप नहीं बनता। जब कभी पहली बार न्यूक्लियस बना होगा तो अलग अलग प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, दूर दूर थे, दूर दूर थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब दूर दूर थे। कुछ ऐसी कंडीशंस हुई जिससे सारे पार्टिकल्स पास आ गए। और जब ये पार्टिकल पास आए तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वो न्यूक्लियस के ऑर्डर की होती है, मतलब जो 10 की पावर -15 मीटर के आसपास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। जब ये दूर दूर थे, इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, पर जैसे ही इनके बीच में कंडीशंस ऐसी आई और ये इतने पास आ गए इस रेंज के अंदर, तो वहां पे इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। और उस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स इकट्ठे होकर क्या बन गया? एक न्यूक्लियस बन गया। पर जब ये पार्टिकल इकट्ठे हुए, उस प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी निकल गई। क्या हुआ? जब ये पार्टिकल इकट्ठे हुए, न्यूक्लियस बना, उस प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक है, वो जो एनर्जी रिलीज हुई, जितनी एनर्जी यहां से रिलीज हुई, अब मुझे अगर इसको वापस अलग अलग करना है, तो जितनी एनर्जी निकली मुझे उतनी ही एनर्जी चाहिए इसको वापस अलग करने में। और उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने बोला कि मास और एनर्जी दोनों अलग अलग नहीं है। पहले क्या मतलब कंसेप्ट था? पहले कंसेप्ट ये था कि कोई भी रिएक्शन होगी उसमें मास और एनर्जी दोनों अलग अलग कंजर्व होंगे। पर जब आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया जिसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन, ठीक है, तो उसमें क्या बोला कि जब ऐसे प्रोसेस होते हैं न्यूक्लियस लेवल पे, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कि जब ये पास आए तो एनर्जी निकली, तो जो एनर्जी निकली वो एनर्जी आई कहां से? वो जो एनर्जी इनको पास आने से एनर्जी निकली, वो एनर्जी कहां से आई? तो हम बोलते हैं वो एनर्जी कहां से आई? इन्हीं का कुछ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसी मास को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। जो क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि मास डिफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि जब न्यूक्लियस बनता है और जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इकट्ठे एक साथ आते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी क्यों निकलती है? क्योंकि कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है मास डिफेक्ट का, और यही कंसेप्ट है किसका? बाइंडिंग एनर्जी का। तो बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्यों आती है? क्योंकि इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, उस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अब मुझे उनको वापस अलग अलग करना है पार्टिकल्स को। तो मुझे क्या चाहिए? फिर से कुछ एनर्जी चाहिए ताकि मैं उनको अलग अलग सेपरेट कर पाऊं, तोड़ पाऊं इसको। तो कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी एनर्जी इन्होंने रिलीज की थी उतनी ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, जब कोई सब्सटेंस मतलब ऐसा न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करता है तो वो एनर्जी निकालेगा, तो मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई। किसी की एनर्जी कम हो रही है तो वो स्टेबिलिटी के फॉर्म में जा रहा है, तो ये निकाल के क्या बन गया? स्टेबल बन गया। अगर ये और एनर्जी निकालेगा तो ये और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, मान लो पहले इसने एनर्जी निकाली, एग्जाम्पल के लेते हैं 100 जूल, मान लो कितनी निकाली? 100 जूल। तो मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 100 जूल। मान लो इसने 50 और निकाल दी, अब इसने टोटल कितनी एनर्जी निकाल दी? 150।
तो अब इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 150। तो कौन स्ट्रॉन्गर होगा, 100 वाला 150 वाला? स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? कौन सा न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर बोला जाएगा जिसको 100 जूल तोड़ने के लिए चाहिए या फिर 150 जूल चाहिए तोड़ने के लिए? 150 वाला। तो जितनी एनर्जी निकालेगा उतना ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और वो एनर्जी क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए उसके न्यूक्लियॉन्स को, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो एक टर्म आती है मास डिफेक्ट, एक टर्म क्या आती है, बाइंडिंग एनर्जी। दोनों ही आपस में हम रिलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको? तो यही क्वेश्चन पेपर के अंदर आएंगे कि मास इफेक्ट क्या आता है, क्या होता है, और मास इफेक्ट क्यों आता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा कि वाई मास डिफेक्ट एग्जिस्ट, क्या लिखोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो एक साथ एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन होगा तो अनस्टेबल हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो गया मास इफेक्ट। अगर बोले रीजन दो इसका, इसका रीजन क्या होगा कि वाई मास इफेक्ट एग्जिस्ट? तो व्हेन न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी is released which is due to the mass difference of actual mass of nucleus and its constituents particles। ठीक है, this mass difference is converted into energy। ये पहला क्वेश्चन है पेपर के अंदर कि मास डिफेक्ट क्यों आता है, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर पेपर में न्यूमेरिकल आएगा कि फाइंड द मास डिफेक्ट एक गिवन न्यूक्लियस के, तो वो निकालना आसान है। जब ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे बच्चे जो हैं लिख नहीं पाते लैंग्वेज। इस बार भी आया क्वेश्चन ऐसा एक, ठीक है, प्री बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन कि मास डिफेक्ट क्यों आता है कि जब न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होने का कारण क्या है कि कुछ डिफरेंस आया था मास का, उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, इसी चीज को दोबारा से पढ़ रहे हैं, सेम चीज। ठीक है, ये हमने लिख दिया, इसका आंसर मैंने वहीं लिख दिया कि वाई द मास ऑफ न्यूक्लियस ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इसका आंसर क्या आएगा पीछे, दोबारा लिखूं क्या, छोड़ देता हूं। ठीक है, क्यों आएगा डिफरेंस? क्योंकि जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है वही डिफरेंस जो है एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है। तो अगर मास सेम रहेगा इन दोनों का तो कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सेम चीज। तो इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी विच, ठीक है, बाउंड द न्यूक्लियस या न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ठीक है, टुगेदर एक तरीका ये है, और इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब इतना दूर कर दिया कि वो वापस इकट्ठे नहीं आ सकते।
तो जोड़ने के लिए या तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला वही है जो हमारे पास आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस था। जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है वो भी यही था कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमने फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था, याद है तुम्हें? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तुमने ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम कब पढ़ा था, याद है? इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें बॉलीवुड सिखाता है, ठीक है? बॉलीवुड की कोई फिल्म देख लो जिसमें वो हल्की सी भी साइंस यूज करेंगे, चाहे वो पढ़ा रहे हैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इवन मैथ्स, ठीक है, कोई भी क्लास, 6th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, उनके बोर्ड पे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर लिखा होगा। इवन तुम्हारी बुक जो है उनके भी फ्रंट पेज पे इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर छपा हुआ है। हर कोई जो है कुछ भी पढ़ाएगा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर छाप देता है, ठीक है? तो यहां से ये निकलता हमारे दिमाग में आता है कि किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? कि कोई भी जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा है जिसका मास 50 kg है, तो क्या वो 50 kg एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं, कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सिर्फ मास डिफेक्ट होता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये नहीं कि 45 kg था वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट क्रिएट होता है उतना ही मास डिफेक्ट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो मास एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या बनेगा, इस मास की जगह हमने यूज किया डेल्टा एम। डेल्टा एम मतलब मास डिफेक्ट और मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो अगर हम यहां से निकालें कि 1 ग्राम अगर हमारे पास मास हो तो वो कितनी एनर्जी के इक्वल होगा, तो आप यहाँ पे 1 ग्राम 1 kg पुट करो, सॉल्व करो, आपके पास ई निकल जाएगा कि उतने ग्राम मास से, उतने kg मास से हम इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसका आंसर किस में आएगा? अगर हम यूज करेंगे SI यूनिट्स तो जूल में आएगा आंसर। लेकिन इस न्यूक्लियस के लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, जो हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें निकालना है कि ये जो डेल्टा एम सी स्क्वायर है ये इन टर्म्स ऑफ एमईवी कितना होगा, ठीक? तो ये फॉर्मूला अभी इन जूल है, ये जो फॉर्मूला है अभी किस में है? इन जूल। हमें ये फॉर्मूला चाहिए ईवी में। तो ईवी में फॉर्मूला बनता है कि अगर डेल्टा एम की वैल्यू यू में है, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, तो अगर मैं इस डेल्टा एम को 931.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो एनर्जी है वो एमईवी में निकल के आती है। यहाँ पे डेल्टा एम किस में है? डेल्टा एम इन यू, यू मतलब एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर मेरे पास डेल्टा एम यू की फॉर्म में आता है तो मुझे उसको सिर्फ 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, जहां से मैं डायरेक्टली उसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकता हूं, ठीक है? तो पेपर में यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा जो अभी तक पढ़ा है? पहला क्वेश्चन ये, मास डिफेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास डिफेक्ट क्यों आता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्यों आती है, ठीक है? तो जो रीजन मास डिफेक्ट का है वही रीजन हमारे पास किसका है? बाइंडिंग एनर्जी का है, ठीक है? तो यहां से न्यूमेरिकल बनता है, वो बनता है डायरेक्टली यही कि आपको एक न्यूक्लियस के सारे मासेस गिवन होंगे, आपको बोलेगा उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करो, ठीक है? तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम क्वेश्चन है, मैं एक करवा रहा हूं, बाकी 2 आप खुद से ट्राई करना, आसान से हैं क्वेश्चन, कर दें। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है मेनली कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती है, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 MeV, ठीक है? आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस की आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है और आपको मास मतलब मासेस गिवन है। तो मैंने सबसे पहले डेल्टा एम फाइंड किया,
डेल टाइम का फॉर्मूला क्या था? डेल टाइम होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन और माइनस मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जेड कितना है? 7। देखो ये जो एमपी है, मास ऑफ प्रोटॉन, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन। तो इस पूरे चैप्टर में जो मासेस हैं वो जनरली क्या होते हैं? न्यूक्लियस के मास होते हैं, कि उसका न्यूक्लियस का मास क्या होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, उस क्वेश्चन में कभी भी एमपी नहीं लिखा होगा, उसमें हमेशा एमएच लिखा होगा। एमएच मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। ठीक है, तो इनटू एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन, जबकि पेपर में क्या लिखा आएगा? हमेशा एम एच लिखा आएगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस कितना है? 1.007825 प्लस ए माइनस जेड, 14 माइनस 7 7। मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 1.008665 और माइनस मास जो है इसका एक्चुअल वो है 14.00307। सारा मास यू में ही चलेगा, एटॉमिक मास यूनिट में। इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया, 7 कॉमन ले लिया और दोनों को ऐड कर सकते हो। बताओ करो ऐड क्या आएगा? अगर मैं इसको ऐड करूंगा, 5, ये भी 5 है और ये भी 5 है, 5 और 5 10 की 0, 1 2 और 6 8 और 1 9, 8 और 6 कितना हो गया? 14, 4 1 7 और 8 15 और 1 16 0 और ये 2 पॉइंट और माइनस 14.00307। 7 से करो मल्टीप्लाई, 0 63 3 6 28 और 6 कितना आएगा? 34 4 3 7 6 42 और 3 45 का 5 4 7 और 4 11 और 14.115430। यहाँ 6 डेसिमल, यहाँ 5 हैं, तो इसको लिख दिया हमने 14.00307। तो क्या आएगा ये? 0, 13 में से 7 गए, 6 3, ये 3, ये है 5 में से 3 गए 2 और 11, 0.112360 यू। ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया? डेल्टा एम। पेपर में कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, सब कुछ खुद करना है मल्टीप्लाई। तो डेल्टा एम आ गया। और सुनो, अगर आपने राउंड ऑफ कर दिया तो आंसर 0 आएगा आपका। तो राउंड ऑफ नहीं करना वो कहीं भी। अगर आप यहीं पे राउंड ऑफ कर दोगे तो मैं भी कर देता, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो कट के 0 आएगा अप्रोक्सीमेट। तो राउंड ऑफ नहीं करना है आपको। ये इन्हीं की वजह से डिफरेंस आ रहा है, ये जो 2 डेसिमल के बाद वैल्यू स्टार्ट होती है। जो डेल्टा एम आ गया, अब यहां से बाइंडिंग एनर्जी आप क्या यूज करोगे? वो आएगी डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5। डेल्टा एम की वैल्यू है 0.11236 मल्टीप्लाई बाय 931.5। करो मल्टीप्लाई, काफी आसान है। 5 मिनट लो, बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। खुद से करो, मोबाइल से तो हो ही जाएगा, मोबाइल से तो हो ही जाएगा, पर खुद से करो। 2 मिनट लो और देखो क्या आंसर आएगा।
इतना ही टाइम लगेगा पेपर में, ध्यान रखना। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। जितना टाइम यहां लग रहा है उससे टाइम एक्स्ट्रा ही मान के चलना, पेपर में कम नहीं लगेगा इससे। देख लो सब रिकॉर्ड हो रहा है, कितने मिनट लगे तुम्हें मल्टीप्लाई करने में। क्या आया? 104.66 है। 101 कहाँ से आएगा? 65 66 आएगा। 104.66, ठीक है, ये आ रहा है। और एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट है एमईवी। तो एक तो हम टर्म निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो हमने निकाल ली। अब कोई भी न्यूक्लियस हो, देखो क्या बदलेंगे, वो बस ये वैल्यूज बदल देंगे। फॉर्मूला यही है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, सिर्फ ए मतलब जेड और ए माइनस जेड बदलेगा, ये मास बदलेगा। पहले मास डिफरेंस लगा निकालोगे और उसके बाद ये निकालोगे, ठीक है। अगर आप एक साथ ही करोगे बिना फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, वो फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट ये लिखने की कोशिश करोगे, और जहां भी एक डेसिमल भी आपने आगे पीछे किया वहां से पूरा कट होगा। तो बेटर है कि पहले फॉर्मूला लिखो फिर सॉल्व करना, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे करना बेटर रहता है। क्लियर है यहां तक? ओके। तो एक तो निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, और एक आता है क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब मुझे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करनी है। वो क्या आएगी? टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। कितना है बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे? 104.66, और मास नंबर कितना है? 14। करो डिवाइड, पहले 7 से करो फिर 2 से करो, या 2 से या 7 से, या एक साथ कर सकते हो, एक साथ कर दो। करो डिवाइड, बताओ क्या आएगा। एक बार 7 से एक बार 2 से डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन आसान सा है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा है, तो टाइम लगता है सॉल्व करने में। सबको ही लगता है, 2-4 ही बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी होती है कैलकुलेशन। अब तो इंडिया वो इंडिया नहीं रहा कि जब बच्चे जो हैं सब टेबल याद होती थी, सब होता था, कुछ नहीं। अब जब से तुम्हारे हाथों मोबाइल आया है ना, तुम्हें फोन नंबर तो याद नहीं है अपने, है ना, तुमसे क्या एक्सपेक्ट करें कि तुम टेबल याद रखोगे? मतलब हद से हद 3-4 तुम्हें मोबाइल नंबर याद होंगे मेरे ख्याल से, इससे ऊपर तो नहीं होंगे, 4 या 5 मैक्सिमम। ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं। क्या आएगा? 7.47, 7.47 MEV पर न्यूक्लियन, ठीक है। 7.47 MEV पर न्यूक्लियन। तो मैंने यहां से 2 टाइप की वैल्यू निकाली, एक बाइंडिंग एनर्जी और एक हमने निकाली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो मैंने पर न्यूक्लियन क्यों फाइंड किया अभी डिस्कस करते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का 3 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। कर सकते हो, ठीक है। अब मैं पलट रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और बोल देना कि हम कर लेंगे। बोलो, कर सकते हो? तो दिस इज DIY क्वेश्चन। मैंने आंसर जान के लिख दिया था कि वेरीफाई कर लोगे आप। तेरी, ये क्वेश्चन पढ़ो। इसमें गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर।
3 ग्राम मास में जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है सबकी एनर्जी अलग करनी है। जो हमने पीछे सीखा वो सीखा एक न्यूक्लियस की। एक न्यूक्लियस की अगर एनर्जी सेपरेट करनी है तो उसमें कितनी एनर्जी आएगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो एक न्यूक्लियस के निकाल लोगे। अगर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको कॉपर गिवन है, तो आप कॉपर की पहले एक न्यूक्लियस के निकाल लोगे। फिर आपको चेक करना है कि 3 ग्राम में ऐसे कितने न्यूक्लियस होंगे। कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियस। किस फॉर्मूले से, ZMP प्लस A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये जो मास डिफेक्ट आया इसको 931.5 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास एनर्जी आ गई किसकी, एक न्यूक्लियस की। वो बोला है 3 ग्राम में जितने न्यूक्लियस हैं उनके निकालो। तो 3 ग्राम में जितने न्यूक्लियस होंगे उसके लिए मैंने पहले निकाला 3 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। ये बेसिक केमिस्ट्री आ गई अब, ठीक है। तो जो उसका मास होता है 63 ग्राम मोलर मास, तो 63 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम में एक न्यूक्लियस है। तो 1 ग्राम में कितने आएंगे, बाय 63। तो 3 ग्राम में कितने आएंगे, तो पहले 6.023 बाय 63 इंटू 3 और 10 की पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियस लिख सकते हैं ऐसा। 3 से कटेगा कितने पे, 12 पे। राउंड ऑफ कर दो इसको, 6 ही मान लो इसको। जिससे भी कितने पे कटा, 2 पे। तो 0.5 और 10 की पावर 23 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। जितने एटम्स होंगे उतने क्या आएंगे आपके पास, न्यूक्लियस आएंगे। एक न्यूक्लियस की क्या होगा, एक सेकेंड, 63। अच्छा वो मैंने गलती कर दी, पूरा हटा दें। काफी अच्छी मैथ्स है ना मेरी भी, हाँ। 21, ठीक है। तो 3 से कटेगा 2 पे, ये 7 पे। तो 2/7 और 10 की पावर 23 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अब ठीक है, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गए। एक न्यूक्लियस में इतनी एनर्जी है और इतने न्यूक्लियस हैं, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी। टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, टोटल एनर्जी आएगी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियस इनटू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया हुआ है कि पहले हमने किया सिर्फ एक न्यूक्लियस के लिए, यहाँ पे 3 ग्राम में निकाला है। तो पहले निकाला 3 ग्राम में जितने एटम्स हैं उतने ही न्यूक्लियस होंगे, तो उतने न्यूक्लियस को एक न्यूक्लियस की एनर्जी से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी पार्ट DIY, ठीक है। कर सकते हो, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास, खुद से ही करना है। कैलकुलेशन तो आप करोगे खुद से ही, हम यहाँ कर सकते हैं पर फायदा नहीं है करने का, क्योंकि तुम्हें खुद ही करनी है। मेरे से मैं तुम्हें हिंट दे दिया, अब इजी को करो। और देखो एक भी क्वेश्चन में आप मोबाइल यूज मत करना। अगर आप मोबाइल यूज करोगे तो आपकी हैबिट ही नहीं बनेगी बिल्कुल सॉल्व करने की। और सब आएंगे क्वेश्चन पेपर में, ऐसा आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ये नहीं आएगा जिसमें जितने भी क्वेश्चन सब में कैलकुलेशन ज्यादा है। करना मल्टीप्लाई है, पर है अच्छा खासा है। ओके, अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है। मैंने 2 टाइप की बाइंडिंग एनर्जी निकाली, ठीक है। एक थी बाइंडिंग एनर्जी और एक थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। 2 चीज मैंने निकाली, ठीक है। तो दोनों में क्या है, एक बाइंडिंग एनर्जी और एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने भी पीछे सीखा कि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं,
कि मैंने बोला कि मेरे पास दो न्यूक्लियस थे, एक एक्स और एक वाई। एक एक्स है एक वाई है। एक्स की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 80, ये MeV में है। और जो वाई की बाइंडिंग एनर्जी है वो है हमारे पास 150 MeV। एक्स का जो मास नंबर है वो 10, वाई का जो मास नंबर है वो है हमें गिवन है 20। क्वेश्चन बोला है एक्स और वाई में कौन ज्यादा जो है वो स्टेबल है या कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस है। एक्स और वाई में कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्या आंसर करोगे आप? कोई आपसे पूछे किस न्यूक्लियस को तोड़ना मुश्किल है, एक्स वाले को या वाई वाले को? एक्स वाले को या वाई वाले को, किस न्यूक्लियस को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है? तो अगर हम उसी लाइन पे जाए जो मैंने बोला है कि ज्यादा हमारी बाइंडिंग एनर्जी होगी तो उसको तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, जो बच्चे गलत करके आते हैं। देखो ये 150 तो है, लेकिन ये 150 एनर्जी कितने न्यूक्लियॉन्स की है? एक की है? नहीं, 20 की है। तो मैंने यहां से निकाला पहले एक न्यूक्लियॉन की कितनी एनर्जी आएगी, एक न्यूक्लियॉन की 80 थी 10 की, तो एक की क्या आएगी 80/10, 8। ये जो 150 है वो एक की नहीं है, वो 20 की मिला के, तो एक की क्या आएगी बाई 20, 7.5। मतलब एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए एक्स वाले न्यूक्लियस में 8 एनर्जी चाहिए और यहां पे कितनी चाहिए 7.5। तो किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए एक के लिए? एक्स को। तो कौन स्ट्रॉन्गर हो गया? एक्स वाला। वाई नहीं हुआ। टोटल से चेक नहीं करते, किससे करते हैं चेक? पर न्यूक्लियॉन, सिंगल प्रोटॉन सिंगल न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जिसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए वो ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। तो लार्जर दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, स्टेबल इज द न्यूक्लियस। उतना ही न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही ज्यादा जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अब हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं और उनके आइसोटॉप्स हैं, हमने सबके लिए ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल दी, सबके लिए, ठीक है। और उसका एक ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है वहां पे हम इसी कंसेप्ट का यूज करके कुछ फीचर समझने हैं हमें। अब मैं पेज टर्न कर रहा हूं, ठीक। ये आप खुद से कर लेना, पढ़ना एक बार, पढ़ना एक बार, ये आप खुद से कर लोगे। ये तो बताओ क्या आंसर आएगा। कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? कौन सा होगा? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वही स्टेबल होगा। जो हमारे पास ये है ड्यूटीरियम, इसकी आ रही है 1.25, ये 8 नहीं है, ये AND है। और इसकी कितनी आ रही है 7.2। किसकी ज्यादा आ रही है? हीलियम की ज्यादा आ रही है, तो हीलियम स्टेबल है, ठीक है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो स्टेबल है, बस डायरेक्ट कंसेप्ट है, ठीक है ना। क्लियर है? यही चीज हमें पढ़नी है, बस ग्राफ के थ्रू पढ़नी है। तो ये हमारा मेन ग्राफ है आज का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर A, ठीक है। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है, तो मुझे 10 मिनट लगेंगे समझाने में। तो इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर में क्या क्या हमारे पास, देखो एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। जो ग्राफ है, एक तो पता नहीं लाइन ऊपर क्यों जाती है हमेशा, चला लेंगे काम हम। देखो ग्राफ की जो शेप है थोड़ी अजीब शेप है। अजीब शेप कैसे है, देखो पहले ग्राफ जो है यहाँ पे है बाइंडिंग एनर्जी
पर न्यूक्लियन, और ये है इन एमईवी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे है मास नंबर ए, ठीक है। जो ग्राफ है, ग्राफ पहले ऊपर उठ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। पेपर में ये ग्राफ 3 मार्क्स में बनाने के लिए आता है कि ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए, ठीक है। ड्रॉ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ए। बीच में, इस ग्राफ के बीच में एक रेंज है, इस ग्राफ के बीच में एक रेंज है, ये रेंज है ए की, जिसमें ए है 30 से लेके 170 तक, जिसमें ये रेंज है ए 30 से लेके 170 तक, जहां पर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट एनर्जी है, ये होती है आयरन की 56, और जो हाईएस्ट वैल्यू है, दिस हाईएस्ट वैल्यू इज 8.8 MeV पर न्यूक्लियन। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें नेचर में। तो हमें आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि वो टूटता ही नहीं है जल्दी, ठीक है। एक न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। क्योंकि आयरन नहीं टूटता है इसलिए काफ़ी ज़्यादा मिलता है हमें नॉर्मली। तो अब इस ग्राफ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ग्राफ ये है, एक ये बीच में पार्ट हो गया, और एक थर्ड पार्ट हो गया। इसको बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई, जो हल्के न्यूक्लियाई है, छोटे न्यूक्लियाई। ये मिडल रेंज है। और इनको बोलते हैं हैवी न्यूक्लियाई, ये हैवी न्यूक्लियाई है। 3 रेंज हो गई, ठीक है। हमने भी देखा, इस ग्राफ से पता लग रहा है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो स्टेबल है, ठीक है। तो कोई बोले इसमें कौन से एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होंगे, ये वाले या ये वाले? क्या बोलोगे आंसर? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है वो स्टेबल होता है। तो इस 3 रेंज में कौन ज्यादा स्टेबल होंगे? दे आर द मोस्ट स्टेबल। ये जो है ये क्या है? मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं और न्यूक्लियस है, ठीक है। ये यहां पे बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम आ रही है, यहां पे बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो रही है, बट इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ठीक ठाक है हमारी, ठीक है। यहां पे इस रेंज में बाइंडिंग एनर्जी जो है वो ठीक ठाक है। हमें ठीक ठाक मतलब एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास ही है। हमें ये आंसर करना है इस ग्राफ के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता लगता है। तो 4 या 5 पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं और वही फिर आगे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, उन्हीं को आप देख के लिख लेना आंसर। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ठीक है। तो इस ग्राफ को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं, पहला पॉइंट, कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट फीचर। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है? तो इट एक्सप्लेन, पहला पॉइंट, इट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर इसमें जो मिडिल रेंज है, जो ये रेंज है, इन रेंज ए जो कहां से कहां तक है, 30 से 170 तक, न्यूक्लियस आर स्टेबल, ठीक है, एज देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी हाई, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली सेम।
एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे इनकी बाइंडिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता क्यों नहीं आ रहा चेंज, यहां से लेके यहां तक इनकी बाइंडिंग एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका वन वर्ड आंसर है, वो हमने कल डिस्कस किया था, एक बार दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियर फोर्स एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है जिसको बोलते हैं सेचुरेशन प्रॉपर्टी। सेचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक न्यूक्लियन पे जो फोर्स लगेगा उस पे फोर्स कौन लगाता है, जो उसके नियरेस्ट पड़ोसी हैं वो फोर्स लगाते हैं। तो अगर मैं इसको लिया मैंने, तो इस पे कौन फोर्स लगाएगा, सिर्फ ये फोर्स लगाएंगे। तो आप कितने भी न्यूट्रॉन बढ़ा दो, प्रोटॉन बढ़ा दो, क्या इस पे फोर्स बढ़ेगा, अप्रोक्सीमेटली फोर्स सेम रहेगा। तो जब फोर्स इसके ऊपर सेम लग रहा है तो क्या बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर तुम बोलोगे अगर सेम है तो यहां कम क्यों हो रही है, तो यहां कम होने का रीजन अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहां कम होने का जो रीजन है वो अलग रीजन है, बट यहां से लेके यहां तक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सेचुरेशन प्रॉपर्टी की वजह से जो एक न्यूक्लियन पे न्यूक्लियर फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट फोर्स की वजह से ना बाइंडिंग एनर्जी कम होती है ना ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली क्या रहती है, सेम रहती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि क्यों सेम रहती है, तो हमें बस लिखना है ड्यू टू saturation property, बस ड्यू टू saturation property of nuclear force। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बाइंडिंग एनर्जी उस रेंज में स्टेबल क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सेचुरेशन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब एक न्यूक्लियन पे जो फोर्स लगेगा उसके जो नियरेस्ट नेबर पड़ोसी हैं सिर्फ वही लगाएंगे। यहां तक क्लियर है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसी पे आते हैं वापस। फिर बोलता है कि जो हाई हैवी न्यूक्लियस हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम हो रही है, इन हैवी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम हो रही है। तो यहां पे हमारे पास क्या है, थर्ड पॉइंट, विद इंक्रीज इन मास नंबर। अगर मास नंबर बढ़ जाता है, मतलब इससे ज्यादा हो गया, तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन कोलम्बिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट भी हम यहीं डिस्कस कर सकते हैं। ये था पहले, मान लो पहले 10 प्रोटॉन थे, या मान लो 30 प्रोटॉन थे और 40 न्यूट्रॉन थे, मान लिया पहले ऐसा कुछ था। ठीक है, और इनके बीच में कुछ न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। जब 30 प्रोटॉन और 40 न्यूट्रॉन से बढ़ के 40 प्रोटॉन और मान लो 50 या 55 न्यूट्रॉन हो गए, मान लिया, बट ऐसा होने से क्या एक न्यूक्लियस पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बदला, वो तो सेम रहेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने से ऑलमोस्ट सेम रहता है। लेकिन जब प्रोटॉन बढ़ गए, प्रोटॉन बढ़ने से ज्यादा प्रोटॉन हो गए, हमने सीखा हुआ फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही जो कोलम्बिक फोर्स है उसमें अगर मुझे एक चार्ज पार्टिकल पे टोटल फोर्स निकालना है, कैसे निकालते हैं, फोर्स ऑन अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ऑल अदर चार्ज पार्टिकल। पहले 30 प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा था, अब कितने में लग रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सेम है, जैसे मान लो ये और ये था, तो इसकी जो मान लो ऐसे थी कि इस पे अट्रैक्टिव फोर्स यहां लग रहा है और रिपल्सिव फोर्स यहां लग रहा है। जब ये सिचुएशन आ गई तो अट्रैक्टिव फोर्स तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया, वो बढ़ गया। जब रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या नेट फोर्स सेम रहेगा, नहीं, नेट फोर्स क्या होगा, कम होगा। नेट फोर्स कम हो जाएगा तो क्या न्यूक्लियस उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा जो पहले था, नहीं रहेगा, क्या होगा, वो वीक हो जाएगा।
क्यों वीक होगा? क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया। तो अगर पेपर में लिखना है तो वन लाइन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि आगे बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम होती है? क्योंकि यहां पे कोलंबिक रिपल्शन क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ गया? ये अगला क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आता है कि हैवी न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज क्यों करती है? या क्वेश्चन पूछें कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहां पे कोलंबिक रिपल्शन बढ़ गया। कोलंबिक रिपल्शन बढ़ने से जो उनकी नेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी वो डिक्रीज कर गई। इनको तोड़ना आसान है। ठीक है, ओके। यहां पे क्या हो रहा है? ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो यहां पे कुछ बने हुए हैं पॉइंट्स, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये होते हैं हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। हीलियम में क्या होता है? यहाँ पे 4, 6, और यहाँ पे क्या आता है ऑक्सीजन में? नहीं 6 नहीं 12, सॉरी, ये 12 और ये 16। इनको बोलते हैं इवन न्यूक्लियाई। क्या है ये? इवन न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई है एक्चुअल में, ये जो कर्व देखो, ये यहां पे एक अलग से चोटी सी बन गई है, 3 पीक्स डिफरेंट, किंक बोल दो, पीक्स बोल दो। एक्चुअल में ग्राफ होना चाहिए था ऐसा, सीधा गया और कम हो गया। लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है? ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है कि मान लो यहां पे था हाइड्रोजन, फिर H12, फिर H13, फिर हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, ऐसे होता। ऐसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़नी चाहिए थी। लेकिन जो इवन न्यूक्लियाई होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मतलब इस इवन न्यूक्लियाई की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इससे कम नहीं है, वो क्या इससे ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से ये जो पॉइंट है वो यहां नहीं है, वो ऊपर पहुंच गया यहां पे। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे आएगा? यहां तक आए, इसके बाद ग्राफ कहां चला गया? ऊपर, और फिर लिथियम पे वापस आ गया, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इवन जो होते हैं न्यूक्लियाई वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये भी हमारे पास एक पॉइंट है। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है, और कार्बन, ऑक्सीजन आर मोर स्टेबल, ठीक है, कंपेयर्ड टू देयर नेबरहुड। अपने नेबरहुड में वो ज्यादा स्ट्रोंगर है, उसलिए क्या बनते हैं? क्या? ये 16 है, ये हमने गलती से, ये देखो, ये 16 है। ठीक है, यही आपको सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। तो ये जो किंग बन रहा है यहां पे, इस किंग बनने का रीजन ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इनकी वैल्यू जो नीचे आनी चाहिए थी वो ऊपर पहुंच गई। ठीक है, और एक पॉइंट और रह गया, लास्ट पॉइंट है, इसको लिखो, फिर लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। लास्ट पॉइंट अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एक बार 2 बार डिस्कस करेंगे हम लास्ट पॉइंट। ठीक है, 2 फिजिक्स में फेनोमेना आते हैं इस लेवल पे, आपने शायद नाम सुने होंगे, एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। फिजन एंड फ्यूजन 2 फेनोमेना होते हैं। फिजन का मतलब होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियाई जब टूटता है 2 बराबर भागों में आसपास में, मतलब एक हैवी न्यूक्लियाई जब 2 लाइटर में टूटता है तो उसको बोलते हैं फिजन। और जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूजन। दोनों ही प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, चाहे फिजन हो या फिर फ्यूजन हो। क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, और जब तक पढ़ोगे फिजिक्स तब तक आया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जब मैंने कभी एग्जाम दिया था बार्क का। तो क्वेश्चन आता है कि यहां पे इस ग्राफ में कहां पे फिजन होगा, कहां पे फ्यूजन होगा। इस ग्राफ में कौन से एलिमेंट न्यूक्लियस एप्लीकेबल है फिजन के लिए और फ्यूजन के लिए नेचुरली। आर्टिफिशियल तो हम बहुत कुछ करा सकते हैं, नेचुरली कहां पे होता है। देखो बेसिक रूल ये है कि हर एक न्यूक्लियस को स्टेबल होना है। ये चाहते हैं ये भी स्टेबल हो जाए, ये चाहते हैं ये भी स्टेबल हो जाए। इनको स्टेबल होना है तो इनको कहां पे आना पड़ेगा? इधर।
अगर इनको स्टेबल होना है तो इनको कहां जाना पड़ेगा, इधर। यहां से यहां आने का मतलब है मास नंबर बढ़ना चाहिए। तो मास नंबर कब बढ़ेगा, जब जुड़ेंगे या टूटेंगे, जुड़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, फ्यूजन होगा। इनको भी स्टेबल होना है तो इनको यहां पे आना है। ये यहां से यहां कैसे आएंगे, जब इनका मास नंबर क्या होगा, कम होगा। तो मास नंबर कम कैसे होगा, जब ये टूटेंगे। तो हैवी न्यूक्लियस के अंदर हमेशा क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस के अंदर हमेशा फिशन होता है, और यहां पे क्या होता है, फ्यूजन। आर्टिफिशियल तो हम बहुत कुछ करा सकते हैं, पर ये जो एलिमेंट हैं ये नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनमें अपने आप ही पार्टिकल डिके होते रहते हैं। डिके थोड़ा बहुत हम सीखेंगे एक आध क्लास बाद। तो यहां पे क्या होगा, ये जो रेंज है, ये रेंज है किसकी, फिजन की। ये रेंज है फिजन की, और ये किसकी रेंज है, यहां पे क्या होगा, फ्यूजन। तो देखो जब फ्यूजन हो रहा है तो न्यूक्लियाई जुड़े और उनका फ्यूजन हो गया, तो फ्यूजन होने के बाद इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी तो न्यूक्लियस और स्ट्रांग हो गया। न्यूक्लियस स्ट्रांग होगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यहां भी जब ये मतलब टूटेंगे तो इधर आएंगे, तो इधर आते हुए इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकी भी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो यहां भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो दोनों ही प्रोसेस, फिजन हो फ्यूजन हो, दोनों में ही एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्यों होती है रिलीज, क्योंकि दोनों ही केसेस के अंदर जब प्रोसेस होता है तो दोनों में ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है, कुछ मास डिफेक्ट आता है, और वही मास डिफेक्ट क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट क्या है, हमारा लास्ट पॉइंट है कि लाइटर न्यूक्लियाई गोज इनटू फ्यूजन, ठीक है, एंड देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन increases, mass defect is created, which is converted into energy। ठीक है। और 6 क्या आएगा, सेम फेनोमेना, लाइट की जगह क्या लिख देंगे, heavier nuclei goes into fission, their binding energy increases, mass defect is created which is converted into। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, लाइटर और हैवी वाला। तो चाहे फिशन हो चाहे फ्यूजन हो, दोनों ही प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने का जो रीजन है वो ये कि दोनों ही प्रोसेस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है डॉटर न्यूक्लियाई की, वो बढ़ जाती है, और उसके बढ़ने से मास डिफेक्ट की फॉर्म आती है और वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये है आज का पार्ट हमारा। आज का पार्ट हमारा ये, कुछ क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से 2-3, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि कराने हैं, यही क्वेश्चन है सारे, मैं बस लैंग्वेज दिखा रहा हूं आपको, कराऊंगा नहीं मैं। एक आध क्वेश्चन हम आज नहीं कर पाएंगे शायद। एक क्वेश्चन था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, कि मास नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्यों बढ़ते हैं, वो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। आज के लिए तुम्हारा बहुत हो गया, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। तो घर जाके थोड़ा 1-2 बार रीड कर लेना। देखें एक बार क्वेश्चन, देखो 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कराने ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन हमने कर लिया, गिव द रीजन फॉर डिक्रीज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द न्यूक्लियाई विद हाई मास नंबर। ठीक है, ये हमने कर लिया, सारे कर लिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन। वाई द ये ला रहता है अभी, ये मैं एक बार क्लास में डिस्कस कर लूंगा। इसका रीजन भी वही है वैसे, कोलम्बिक रिपल्सन से। ये हमने कर लिया, वाई हैवी न्यूक्लियाई कैन अंडरगो फिशन एंड लाइटर न्यूक्लियाई यूजुअली अंडरगो फ्यूजन। ठीक है। और ये हमने कर लिया, draw the general shape of plot of binding energy per nucleon versus mass number of different nuclei, ये तो ग्राफ ही है।
और एक्सप्लेन व्हाई वी मस्ट एक्सपेक्ट अ रिलीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सेम क्वेश्चन, ठीक है। वो जो फीचर्स थे ग्राफ के, वही फीचर्स क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं बार बार। क्वेश्चन याद है यहाँ से, जितना हमने किया है यही है, बस एक क्वेश्चन रह गया, वो हम एक आध क्लास में जब फिजन करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। वहां पे हमें पढ़ना है कि डिके और ये क्यों होते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए टाटा बाय बाय।